कला और संस्कृति के खूबसूरत शहर बीकानेर के 538वें स्थापना दिवस समारोह पर मैं आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन बताया गया कि नवलखा जी देर से आए हैं, इंसान अच्छे हैं। जो आदमी सहयोग समय पर दे दे और सम्मान लेने देर से आए भाई वाह दादा, भाई जय हो। तो इंसान अच्छे ही होंगे। तमाम दानदाता जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इस खूबसूरत आयोजन को और खूबसूरत बनाने के लिए दिया, हम सब कवि लोग आपके भी आभारी हैं। देखो, पैसा दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम कर रही थी। हाँ भाई वाह वाह दादा, वाह 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 वाह। रविंद्र हर्ष जी ने बताया कि बस छोटा सा आयोजन है, 300-400 लोग होंगे, क्योंकि हम लोग तो लाखों में जाते हैं ना। तो इनके मन में यूं था, यार इतनी भीड़ में जाते हैं, थोड़े से लोग हों। मैं आपको बताऊं हर्ष जी, अगर लाखों की भीड़ होती तो भी अच्छा सुनने वाले इतने ही होते। हाँ भाई वाह 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 वाह। इसलिए कवि सम्मेलन मजमा नहीं होता। आज हम तो रोज रात को वही कैसेट बजता है। कवि सम्मेलन वो अच्छा होता है जो सुनने में हम कवियों को अच्छा लगे। और आज आपने ऐसे ही कवि बुलाए हैं। इस नौजवान ने अच्छा संचालन किया, मैंने पहली बार सुना है। और मनु वैशाली जी ने बहुत अच्छे गीत सुनाए। अमन का तो खैर कहना ही क्या था, वरना आजकल ऐसे कवि सम्मेलन हो गए। एक कवि सम्मेलन में मैं फंस गया, सरस्वती वंदना की कवियत्री ने, और बहुत बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। बहुत अच्छे, वाह। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। वाह। कई लोग शिकायत करते हैं, संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुए, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा बात आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। भाई वाह दादा, जिंदाबाद। देखो, वैसे तो राजस्थान के सारे शहर खूबसूरत हैं, लेकिन बीकानेर की अपनी एक खूबसूरती है। मैं इन कवियों को बताना चाहता हूं, ये वैसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, लेकिन ये शायद कम जानते होंगे। जिस महाराणा प्रताप का आपने जिक्र किया, कन्हैयालाल सेठिया जी की कविता पढ़ो। महाराणा प्रताप ने एक समय विवश होकर के अकबर को संधि पत्र लिख दिया था, और उस संधि पत्र को नकारने का काम जिसने किया, महाराणा प्रताप को पुनः आत्मबल प्रदान करवाया, वो पीथल पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के थे। क्या बात है भाई, वाह। हाँ भाई वाह 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 वाह। और आपको बताऊं, वो बहुत आला दर्जे के कवि थे, जिनका एक महाकाव्य है बेली कृष्ण रुक्मणी जी, जो मैंने एमए में पढ़ा है हिंदी में। इतने बड़े, उनकी पत्नी भी कवियत्री थी। वो थे भरत व्यास, अल्लाह जी लाई बाई, उसके बाद हरीश बाधानी जी को ले लो, मोहम्मद सद्दीक जी को ले लो, भवानी शंकर व्यास विनोद हैं, धनंजय वर्मा थे। आजादी के पछे न मैं पांगरियो न तू पांगरी, मैं होगो फोपड़ी और तू रहेगी सांगरी। वाह वाह। एक से एक आला दर्जे के, बड़ी कला, आर्ट, कल्चर, संस्कृति है। तो ये बड़ा। और दूसरों, बीकानेर को बतरस, जीवन में ठहराव। मैं तो पूरी देश दुनिया में जाऊं, बीकानेर का लोग मिला, कोई तनाव नहीं, कोई भागम भाग नहीं। आज तो खैर राजस्थान की खूबसूरती है। 65-70 साल को डॉक्टर का करने गयो, बूढ़ो आदमी बोले डॉक्टर साहब घुटना में तकलीफ है। डॉक्टर घुटना चेक करके एक पर्ची लिख दी, बोले बाबा जी 2 नोटे में रगड़ जो। वो पर्ची देख करके पूछो, डॉक्टर साहब लिखेड़ी बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़नी है। तो जीवन में सहज रहो तो सब आनंद ही आनंद है। अभी देश कुछ अलग हालातों से गुजर रहा है। एक ऐसी दुर्घटना हुई, और उसका क्या जिक्र करना, यह समय किसी नुक्ताचीनी का या अंगुली उठाने का नहीं है। सवाल समय पर पूछे जाएंगे। ये समय एकता, सद्भाव, भाईचारा, सर्वधर्म समभाव और सरकार के समर्थन का समय है। क्या बात है भाई, वाह 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 दादा, वाह वाह। हाँ,
कई बार क्या है जी कि सवाल पूछ वो बेकार है, आदमी कड़ा चूक हो जाए। वो एक गादड़ा को ब्याह हो नयो नयो, तो वो पहली रात आपकी लुगाई ने भी गादड़ी ने डींग हाँक दी, बोले देख दुनिया में 64 कला है, मैं ही एक यहाँ को हूं जी ने 65 भी आवे। अब नयो नयो ब्याह हो और लुगाई की जात बेचारी मान गई। जो सरकार की स्थिति है बा बता रही हूं बताने, बा मान गई बेचारी। अब एक दिन गादड़ो गादड़ी जंगल में चल रहा जी, घास पात बैठे, एक ऊंट चल रहे हो। अब गादड़ा को तो नयो ब्याह हो और लुगाई पर रोब झाड़ना, उकड़ा पात सूझ गई, गर्दन नीचे ही ऊंट की, जाकर के दोनों आगला पंजा नाड़ में गाल दिया, ऊंट गर्दन उठा ली। अब गादड़ो लटक गो। तो थोड़ी देर तो गादड़ी के समझ में कौन आई, कोई यो खेल क्यों हो रहा है। बाद में बात देखी, वो आदमी तो फंस गो। तो भाभी ने बोली जी थे एक दिन कह रहा कि मैं दुनिया में 64 कला है, थे ही एक यहाँ को हो जी ने 65वीं कला आवे, तो सियाणाओ वह 65वीं कला दिखाओ। बोलो रांड 65वीं कला तो तब दिखाओ पग तो टिके। तो यहाँ का मौका के ऊपर सरकार जो के सवाल करा यहाँ बताओ। बहुत अच्छे भाई, वाह नहीं, जिंदाबाद, वाह दादा। तो ये सारा खेल किस्सा चलता रहे जी। बड़ी महाभारत की रामायण की तमाम बातें हुई। दुनिया के दो बड़े महाकाव्य हैं ग्रंथ, उनसे दो शिक्षाएं मिलती है। राम कथा से तो यह शिक्षा मिलती है कि सोने का हिरण नहीं होता, और महाभारत से यह शिक्षा मिलती है कि बहुमत की ताकत का दुरुपयोग करो तो क्या दुष्परिणाम निकलते हैं। उन ग्रंथों से यह सीखो आप, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। एक टाइम ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदाड़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, माताएं बहनियां बैठी हैं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत जात मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये वो त्याग और समर्पण का काम। आदमी को प्यार मोहब्बत में अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का ताक तो प्रेम के मामले में क्या कहना। और देखो मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी, तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। बहुत अच्छे, वाह। हालांकि बात एक ही है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 दादा। आज भी कई मिलते अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दी। हिंदुस्तानी आदमी आमदिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कह देती है कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं।
ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जैसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। बहुत अच्छे भाई, वाह। हाँ हाँ भाई, वाह 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 वाह। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। क्या बात है भाई, वाह दादा, हाँ हाँ भाई, वाह वाह वाह। मैं एक लघु कथा आपको सुनाता हूं। मैं दरअसल कविताएं नहीं सुनाता, मैं हिंदी में गद्य पढ़ता हूं, उर्दू में जिसको नस्र कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको प्रोज कहते हैं। ये कला शरद जोशी जी ने शुरू की थी और बाद में केपी सक्सेना जी ने आगे बढ़ाया, और भी लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ा चल निकला, बस इतनी सी बात है। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, ठीक है। कैसे खबर को तानते हैं टेलीविजन वाले, वो देखें आप। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब 5 लाइन की कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। भाई वाह 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 वाह। 7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू पर पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम पंक्तियों पर फिर आप व्यंग का आनंद लें, 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। भाई वाह। ऐसे दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप इन साहित्यकारों को सुनने आए हैं, हम आपको बधाई दे दें। एक नाम मैं और भूल गया, इन कवियों को बताना चाहता हूं। पाली प्राकृत से लेकर के हिंदी खड़ी बोली के बीच का जो समय है, विभिन्न बोलियों का, उस पर अगर सबसे बड़ा काम किसी का है तो वो एलपी टेस्सिटोरी का है, वो बीकानेर में रहे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक इटालियन भाषा विद्वान थे जिन्होंने सारी जिंदगी बीकानेर में गुजार दी। अगर वो नहीं होते तो आज हम भाषाओं, बोलियों का जो व्याकरण है, इसीलिए सब वो अपनी साहित्य संस्कृति का ऑफिस यही है, आर्ट कल्चर का, राजस्थानी का। और यहाँ का प्राच्य विद्या का तो बहुत बड़ा खड़गांव साहब थे, खूब काम किया उन्होंने। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं, वो बीकानेर एक महान जगह है। मैं सोच रहा हूं, मैंने एक नई रचना लिखी है साहब, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब चूंकि आप अच्छा सुन रहे हैं तो मैं पहले एक कोशिश कर लूं, 3-4 मिनट आपके लूंगा, उसके बाद एक पुरानी रचना सुना करके इस कार्यक्रम को हम खत्म नहीं करेंगे, अगले साल तक के लिए स्थगित करेंगे। कोई कितना भी स्मार्ट हो जाए, उसके भीतर एक चीज है जो बची रहती है। आज भी बीकानेर में फ्लाईओवर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, सड़कें चौड़ी हो गई, मार्केट भी हाई फाई हो गया, लेकिन बीकानेरपन कहीं न कहीं बचा हुआ है। ऐसे ही भारत में भी एक भारतीयता बची हुई है। ये कभी भी पहली बार सुनेंगे, मैं ये रचना दूसरी बार पढ़ रहा हूं, थोड़ी जबान पे नहीं चढ़ी है, इसलिए आप संभाल लेना। भारतीय स्मार्ट सिटी। दुनिया में 2 प्रकार की स्मार्ट सिटियां होती हैं, कोरी स्मार्ट सिटी और भारतीय स्मार्ट सिटी। दोनों में फर्क यह होगा कि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले ड्राइव करते समय मुड़ने के लिए इंडिकेटर के साथ हाथ भी देंगे, और जरूरी नहीं कि दोनों देने के बावजूद मुड़े भी। भाई वाह।
या उधर ही मुड़े। भारतीय स्मार्ट सिटी में एआई के दबदबे के बावजूद, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हल्ला है, भारतीय स्मार्ट सिटी में एआई के दबदबे के बावजूद जुगाड़ का महत्व बना रहेगा। यानी माचिस की तीलियां आग जलाने के साथ ही कान साफ करने के काम भी आती रहेंगे। बहुत अच्छे। हर हाथ में होगा स्मार्टफोन और हर समय कॉलिंग, चैटिंग, गेमिंग। मानो भारतीय स्मार्ट सिटी वाले डिजिटल आ गए हों। बच्चे का जन्मते ही रो देना उसका स्वस्थ होना नहीं माना जाएगा, बल्कि समझा जाएगा कि वह स्मार्टफोन के लिए रो रहा है। बहुत अच्छी, वाह। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, ध्यान से सुनो मैंने कैसे मनोविज्ञान, आने वाली स्मार्ट सिटियां कैसी होंगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, उसमें भारतीयता बची रहेगी। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, लोगों में पढ़ने पढ़ाने का जोश देखते ही बनेगा। जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जो ही फेल होंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। वर्चुअल दुनिया में खोए युवा तो लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करेंगे जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही होगी। बहुत अच्छे। बोलचाल में अंग्रेजी पर भारी जोर रहेगा। किसी भारतीय स्मार्ट सिटी वाले से उसके मोबाइल नंबर पूछे जाने पर वह आधे नंबर अंग्रेजी में बताएगा, जैसे 9414024365। बचेगा हिंदुस्तान, चिंता मत करो। पढ़ाई लिखाई लेन देन तो ऑनलाइन होंगे ही। लोग अपने घर पर ही जीपीएस के सहारे पहुंचेंगे। घर में एंट्री के समय हर उस पति को आईडी दिखानी पड़ेगी जो समय से पहुंचेगा या बिना पिए पहुंचेगा। वक्त जरूरत जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाएंगे। एक हवा चल रही है, वक्त जरूरत, बारीक व्यंग है, मोहब्बत देना। वक्त जरूरत जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाएंगे ताकि भारतीय स्मार्ट सिटी शुद्ध भारतीय स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। भले इस बात का जवाब किसी के पास नहीं होगा कि तबाइफों के मोहल्ले का नाम बदलकर गणिकापुरम कर देने से उन अबलाओं की स्थिति कैसे बदल जाएगी। क्या बात है भाई, वाह। हा भाई, अच्छा व्यंग है दादा, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हा भाई, वाह वाह वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले विकास के लिए नहीं, सिर्फ मोक्ष के लिए जिएंगे। आजकल मोक्ष का मार्केट बड़ा तेजी पर है। अतः कदम कदम पर धर्मस्थल होंगे। लोग पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु अक्सर धर्मस्थल जाएंगे और नंगे पैर जाएंगे। जो नंगे पैर धर्मस्थल नहीं जाएंगे वे घर नंगे पैर आएंगे। बचेगा हिंदुस्तान। भारतीय स्मार्ट सिटी में सड़कें सिर्फ इसलिए सकरी रखी जाएंगी ताकि लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा सकें, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। रोड लाइटों की टाइमिंग सूरज से कनेक्ट रहेगी, नतीजन सूर्योदय होते ही जल उठेंगी और सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाएंगी। इस तरह के झगड़े आम होंगे कि कोई अपने मित्र को शाम 5 बजे शिकायती फोन करेगा। मोहब्बत देना, पहली बार सुना रहा हूं। इस तरह के झगड़े आम होंगे कि कोई अपने मित्र को शाम 5 बजे शिकायती फोन करेगा। सुबह 5 बजे गुड मॉर्निंग का इमरजेंसी मैसेज व्हाट्सएप किया था, 12 घंटे हो गए, रिप्लाई तो दूर तुमने देखा तक नहीं। मित्र सफाई देगा, एक काम में लगा था सो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सका। इससे आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय स्मार्ट सिटी में सोशल मीडिया पर वे ही लोग एक्टिव रहेंगे जिनके कोई काम नहीं होगा। भाई, वाह वाह दादा, वाह वाह वाह। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बावजूद भारतीय स्मार्ट सिटी वाले इस हद तक मिलनसार होंगे कि सार निकलने तक ही मिलेंगे। आप जाएंगे किसी से मिलने, आपको देखते हुए यूं बाहें फैला देगा मानो हजारों सालों से आप ही का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत आपको नजदीकी टी स्टॉल पर ले जाएगा और ऑर्डर देगा 12 नंबर। 12 नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय 2 गिलासों में आएगी। वह अपनी चाय आपसे पहले पी, अपना बंद स्मार्टफोन कान से लगा, जरा दूर चला जाएगा। थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। अब तालियां देना। थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाहट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पिलाई, पेमेंट के बाद तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे। भाई, वाह वाह।
भारतीय स्मार्ट सिटी वाले दुनिया में कहीं भी होंगे, अपने क्रियाकलापों से ही पहचाने जा सकेंगे। मान लो लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर दो लोग देखेंगे कि सामने दो लोग एक ही बेंच के दो छोरों पर बैठे हैं और आपस में अपने स्मार्टफोनों से बातचीत कर रहे हैं। एक ही बेंच पे, एक इधर, और स्मार्टफोनों पर बातचीत कर रहे हैं। एक दर्शक हंसते हुए कहेगा, 1.5 गज के फासले पर बैठकर भी स्मार्टफोनों पर बातें, लगता है दोनों भारतीय हैं। दूसरा दर्शक बताएगा, भारत में भी किसी भारतीय स्मार्ट सिटी से हैं, क्योंकि आपस में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के पास भी खिसकते जा रहे हैं, यह सोचकर कि मैक्सिमम निकटता हो तो मिनिमम डाटा खर्च होता है। और इसका अंतिम, भारत सरकार अपनी बनाई हर भारतीय स्मार्ट सिटी को द बेस्ट भारतीय स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहां के मृतकों का अंतिम संस्कार उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले स्मार्टफोन और आधार कार्ड के साथ करना कंपलसरी कर देगी, ताकि यमराज ओटीपी द्वारा कंफर्म कर सके कि उसके दूध किसी और को तो नहीं उठा लाए। भाई वाह, वाह 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 दादा, वाह वाह। देखो, व्यंग वो जो सवाल खड़े करता है। मैंने ये दूसरी बार पढ़ा है, अब आप लोगों की मोहर लग गई बीकानेर में, तो मैं कोशिश करूंगा अन्य जगह भी इसको पढ़ सकूं। हमारे मनु वैशाली ने गांव का बहुत अच्छा गीत सुनाया। अब मैं आपको एक आदर्श गांव की रचना सुना दूं अंतिम में। जी दादा। देखो, ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ अच्छा था और आज सब कुछ खराब है। पहले भी काफी कुछ चीजें खराब हो सकती थी और आज भी बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। एक मित्र कह रहे थे, बोले देखो यार, के जमाना आ गया, एक टाइम ऐसा था मैं शहर में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा भाई साहब, अब यह संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। बहुत अच्छे, वाह वाह। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। बस उस कीमत की शिकायत इस रचना में है। एक आदर्श भारतीय गांव। जी दादा। कोई बात नहीं, एक आदर्श भारतीय गांव। विकास ये नहीं है कि कितने एक्सप्रेसवे बने, कितने फ्लाईओवर बन गए, सड़कें कितनी चौड़ी होंगी, हम कैसी सुपरफास्ट ट्रेन में चलेंगे या बुलेट ट्रेन चलेगी या हवाई जहाज उड़ रहे हैं। ये तो समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। भाई, अग्नि का आविष्कार, उससे तो बड़ा कोई खोज नहीं हुई। पहिए का आविष्कार, उससे तो बड़ी खोज नहीं हुई कोई। तो ये सब चीजें समय के हिसाब से आती हैं। असली विकास क्या है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे हैं। अरे छोड़ो, वो मैं तो सुना सुना के थक गया, अभी तक तो चली ही नहीं। वो बातें कभी कर लेंगे। तो ये विकास ये है कि मनुष्य कितने अच्छे हुए। अगर लोग लालची होंगे, झूठ बोलेंगे, प्रतिशोध पालेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, टांग खींचेंगे, तो ये फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे हमारे किस काम के। तो हम इस काम का सबसे बढ़िया तरीका शिक्षा, और हमारा और हमारी सरकारों का ध्यान उधर ही नहीं है कि आदमी शिक्षित नहीं हो जाए, उसके अलावा कुछ भी कर ले भले। बस। वाह। हाँ, और हम लोग भी क्या है कि या तो मोबाइल में डूबे हुए हैं या मोक्ष के चक्कर में धर्मस्थलों की देहरियों के आगे खड़े हैं। सरकारों से कभी नहीं पूछते कि हमें अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, सस्ती शिक्षा कब मिलेगी। हमारा ही टैक्स और हमें शिक्षा नहीं। ये सवाल है। एक आदर्श भारतीय गांव। कोई बात नहीं। क्या है जी, इतने महंगे फोन बच्चे ले देते हैं, बंद करने वाला बटन नहीं सिखाते, तो वो दिक्कत हो जाती है। अब उसमें टच स्क्रीन आ गई ना, अब उसमें टच स्क्रीन में बंद वाला समझ के करो तो वॉल्यूम वाला दबता है, आवाज और ऊंची हो जाती है। कोई आज भी जो ये मानते, देखो शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव देखना अलग बात है, लेकिन अब हम गांव से ही आए हैं, लेकिन गांव में जाकर के 3 दिन रह नहीं सकते। अलग चीजें हैं, गांव का ऐसा, गांव का वैसा। लेकिन और गांव की अब चीजें भी वैसी नहीं रही। राजनीति बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई, पेचीदगियां बहुत हो गई, राजनीति बहुत जटिल है गांव की, शहर में उतना नहीं। लेकिन 2 चीजें ठीक है,
एक तो शहर में सांप्रदायिक विद्वेष होता है, गांव में ये नहीं है, हालांकि धीरे धीरे इसका डोज लग रहा है। दूसरा, गांव में जातीय कट्टरता है, शहर में नहीं है, ये अंतर है। तीसरा, शहर के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा नहीं होता जितना गांव वाले का होता है। शहर के आदमी को मजाक कर दो, जिंदगी पर माफ नहीं करेगा आपको। अगर संबंध सामान्य भी हो गए तो उस कांटे को हमेशा चुभता हुआ ये रखता है वो। गांव का आदमी शाम को मजाक करता है, सुबह वैसे के वैसे, ऐसा। हाँ, एक आदर्श भारतीय गांव। और गांव के आदमी का क्या है कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जोरदार, और गांव के आदमी की समझ बहुत व्यापक है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। वो एक साइकिल कंपनी को सेल्समैन देखे हो कि शहर में तो लोग चाले कारा में, मोटरसाइकिल पे, अब साइकिल तो गांव में बिकेगी, तो चले गए हो तो देखो सामने एक किसान आ रहे हो पैदल पैदल, और जेब में रुपया उठेड़ी जेब, बोले देखो यार की जेब भी बरेडी है, पैदल भी है, साइकिल ही के चेपांगा। तो नजदीक आकर के बोले ताऊ साइकिल खरीद ले। बोले जी मैं गांव देहात का आदमी पुष्कर जा रहा, पशु मेला में भैंस ले आऊं, बच्चा का दूध दही को बंदोबस्त करा, मैं साइकिल को के करा। अरे बोलो के साइकिल पड़े हो तू साइकिल खरीद ले, भैंस में के। बोलो नहीं नहीं जी मैं तो भैंस ही ले आऊंगा। तो वो ब्रह्मास्त्र फेंक्यो, बोले देख तू जा रहे हो पुष्कर पशु मेला से भैंस खरीद ले आओगे, तेरा गांव सु घर सु जो डाणी से गांव में जो दूरी है वह है तेरी 2-2.5 किलोमीटर। तू रोजीना इतनी दूर अगर भैंस पे बैठ के आओगे तो लोग हंसेगा। तो ताऊ बोले बेटा साइकिल का दूध निकालूंगा तो ज्यादा लोग हंसेगा। तो गांव का आदमी ने कोई बावड़ों को बना सके, बस वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। अंतिम रचना बहुत अच्छा आपने सुना। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जाओ तो पता लगे गांव कया गांव। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 51 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। बसाते थे सेठ जी, नगर सेठ ने नगर बसाया, चौधरी, पटेल, ठाकुर साहब, ऐसे ही डाकू ना अपने देश की भाषा में बोले ना दाड़ेती। अब दाड़ेती समझे को नहीं, वास्ते डाकू लिखे हुए। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी, अब बारीक बारीक व्यंग पकड़ना, कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। बहुत अच्छे है भाई, वाह। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह दादा। और स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है। इस पवित्र मंच पर खड़े होकर बीकानेर के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में व्यंग आप तक पहुंच जाए तो मेरी हिम्मत को दाद दें, व्यंग समझ जाए तो मेरी जो दृष्टि है उसकी दाद दें, व्यंग देखें। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया। देश में जैसा वातावरण है इससे तीखा मैं लिख नहीं सकता था। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह। हा भाई, वाह 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 वाह। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरियादिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके,
एक मंदिर, एक प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, एक पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। बहुत अच्छे, वाह। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वालों को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। भाई वाह। एक शब्द का आनंद लेना। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। गिलास फेलो। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। क्या बात है भाई, वाह 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 दादा। और सबसे मार्मिक बंद जिस बात ने 70, 75, 80 साल में देश को पनपने नहीं दिया, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। बहुत अच्छी, वाह। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो आपकी अब उठेंगी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। भाई वाह वाह दादा, भाई वाह वाह वाह। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले किसी को बुरा लगे, साहब बड़े दानदाता यहां बैठे हैं। जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे, वहां क्या अच्छे दिन आए। इतनी भीड़ गई। मुझसे कहा संपत सरल जी, आप कुंभ नहीं गए? मैं कहा यार क्या कुंभ जाए, अपनी तो राशि कुंभ। मन चंगार कटौती में गंगा। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्या बात है भाई, वाह। घरों में 2 चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते। बहुत अच्छा सुना। मैं अंतिम बंद सुनाता हूं। गांव की मोहब्बत और भाईचारा, उसके नाम ये सद्भाव बना रहे कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। भाई वाह 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 वाह। भले आप जाति के आधार पर करो, चाहे आप धर्म के आधार पर करो, अगर किसी से हम नफरत करते हैं तो वो दीमक की तरह पहले खुद को खाती है। तब देखें उस सद्भाव और मोहब्बत के नाम जो हो। गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया। तालियों से विदा करना, वरना दोनों लेग फिर शुरू कर दूंगा मैं। बहुत अच्छे। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए।
दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ, पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? अब इसका समापन देखना, कितने के पड़े? एक दो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े? इकबाल मियाँ बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए। अगर हास्य में गुथा हुआ व्यंग आप तक पहुंचा हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां हमारे मंच के शिखर कवि श्रद्धे संपत सरल दा के लिए बजाइए। आपको बीकानेर के इस उत्सव की पुनः से बधाई। मैं आप सबसे निवेदन स्वरूप 2 मिनट और लेना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हमारे भाइयों की एक मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ज्योति रंगा जी से कि वो आए और आगे के कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए आप लोग बजाएं। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। एक बार 2 मिनट के लिए बैठ जाएं सभी। जाना सभी को है और वैसे संपत सरल जी कह देंगे जाने वाले को कोई रोक भी नहीं सकता। जिनको जाना है वो जाएंगे। ये नगर अपना स्थापना का 538वां दिवस मना रहा है। इस नगर के बारे में बहुत सारी बातें हमने की, इस नगर को हमने जिया, यहाँ के लोगों ने इस नगर को बसाया। हमारा एक कार्यक्रम इस 3 दिनों में ये भी था, सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड करके हम करना चाहते थे। और कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसके लिए शब्द नहीं है कि हम उस दुख और क्षोभ को शब्दों में कैसे व्यक्त करें। निस्संदेह मानवता को शर्मसार किया, इंसानियत पर हैवानियत हावी हुई, लेकिन बावजूद उसके हमेशा इंसानियत की विजय हुई। क्योंकि ये मंच माँ सरस्वती के पुत्रों का है, संवेदनाओं का निर्जर हर किसी में बहता है। आक्रोश, आवेश और क्रोध विवेक को कुंद कर देता है, उसे खत्म कर देता है। और शायद मदांध होकर के ऐसे ही जाहिल लोग इस तरह की हरकतें करते हैं जो किसी भी तरह से शर्मनाक है और हमारे पास तो उसका शब्द भी नहीं है। ये मंच जिनकी वजह से सजा, मैं सच में उनके प्रति बहुत आभारी हूँ। भाई रोशन जिन्होंने सभी, चाहे मनु जी हैं, कौशलेंद्र जी हैं, अमन जी हैं, जिनको कोऑर्डिनेट करते हुए इस प्यारी सी बीकानेर की ज़मीन पर वे लेकर के आए। इसके अलावा बीकाजी, लोटस और हमारे वो सहयोगी, हालांकि कमल जी निकल गए, सीताराम जी भामू के लड़के, वो छोटे भाई की तरह हैं। इसके अलावा हमारे बीच में वे लोग जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक गंभीरता से सुना, संजीदगी से सुना। आपने अपना अमूल्य समय दिया। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने नगर का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप